जो बात करता है, आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड। क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है कि कब, सुनिएगा, चैप्टर बस ये बताना चाह रहा है आपको, चैप्टर बस ये बताना चाह रहा है कि कब आप ये मानेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, कब आप ये मानेंगे कि ओनरशिप सेलर से बायर के पास पहुंच गई है। चैप्टर बस इतना सा बताता है और कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, हम उसको उसके साथ साथ ओनरशिप को ही लेके कुछ टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओनरशिप को लेके कुछ टॉपिक हैं उसको हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? डिस्कस करेंगे। सेम होता है। टाइटल दो तरह के होते हैं ना? हाँ, अरे ओनरशिप, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी दो तरह से पढ़ाई थी ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। और जनरल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लेकिन टाइटल का मतलब ओनरशिप होता है। चलें आगे, आइए सुनिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज आप फोन वोन में मत लगना, यहां पे ध्यान रखना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। चले आइए, दिख रहा है आपको? विजिबल है? हाँ, देखिए कह रहा है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये अलग अलग गुड्स में बेटा अलग अलग केसेस हैं। पहला कैसा है देखना, ये वाला हाइलाइटर ठीक लग रहा है। स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड में हमने पॉइंट लिखे हुए हैं कि कब हम पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे, है ना, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी। अनअसर्टेन गुड्स में कब होगी, ठीक, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी। ये अलग अलग गुड्स के जो ट्रांसफर का तरीका है या अलग अलग गुड्स का जो टाइप है उसके बेसिस पे अलग अलग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है। यानी इसमें अलग अलग सिचुएशन है कि कब माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। और एक बात और समझना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर कब हुई है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं सेल्स ऑफ गुड्स का पिछले लेक्चर ले रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिस्क हमेशा फॉलो करता है किसको? ऑनरशिप को। तो ये जानने के लिए कि अगर गुड्स कोई डैमेज हो गया, चोरी हो गया, गायब हो गया, टूट गया, फूट गया, तो रिस्क उसका कौन बियर करेगा, इसलिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मोमेंट व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर, यानी कब ओनरशिप को हम ट्रांसफर मानेंगे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? सिग्निफिकेंस समझ में आया पॉइंट का? क्यों जान रहे हैं? क्यों जान रहे हैं? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो मोमेंट कौन सा है जब ओनरशिप मेरे से आपके पास चली जाएगी, तब तक आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि रिस्क किसका है, किस मोमेंट पे वो गुड टूटा फूटा चोरी हुआ, तब उसका ओनर कौन था। ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा पड़ेगा कि व्हाट इज द पॉइंट जब ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देते हैं। चले आइए, तो कह रहा है स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड के केस में कह रहा है वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट। क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है बताइएगा? कह रहा है हमारा अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन नहीं है किसी भी तरह की। और जब जो हमारा स्पेसिफिक गुड है, लेट सपोज कि ये आपका स्पेसिफिक गुड है, हाँ स्पेसिफिक गुड्स मतलब आपने बोला सर मेरे को आईफोन दे दो, व्हाइट कलर का दे दो, 11 दे दो, मैंने कहा ठीक है आप ले जाना, डन। अब मेरे पास गुड रखा हुआ है, ये कैसी स्टेट में है? डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट बोले तो मेरे को इसकी डिलीवरी करने के लिए अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने आपको बोला था कि इसे मैं स्पेसिफिक पैकिंग में दूंगा? नहीं। क्या मैंने आपको बोला था कि ये अभी कहीं और है, जब ये आ जाएगा तब दूंगा? नहीं, मैंने आपको बता दिया मेरे पास रखा हुआ है, आइए ले जाइए। तो ये वाला गुड कैसा है? स्पेसिफिक गुड इन ए डिलीवरेबल स्टेट। कैसे स्टेट में? डिलीवरेबल स्टेट, यानी अभी चाहूं तो अभी डिलीवरी हो जाएगी, डन। तो कह रहा है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इस केस में कैसे होगी, देखिएगा। अब नीचे आंसर लिखा है इसका, व्हेन टाइम व्हेन द ओनरशिप पासेस इज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो इसका ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही ये मान लिया जाएगा कि ओनरशिप हमारी ट्रांसफर हो गई। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? पहला केस पढ़ा हमने किसका? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड विच आर
अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड द गुड्स इज इन इट्स डिलीवरेबल स्टेट। आया या नहीं आया समझ में? चलें आगे, आइएगा। अब अगला पॉइंट बात करता है इसमें कब होगा पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो जाएगा इसमें? बोलो बोलो, कब हो जाएगा? हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। क्लियर है? चलें आगे, आगे आइए। कह रहा है वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। अभी गुड्स तो आपका स्पेसिफिक है लेकिन अभी वो डिलीवरी की स्टेट में नहीं है। जैसे कि सही बोला दीदी ने, मान लो स्कूटी थी, स्कूटी स्पेसिफिक गुड है, मेरे पास 2 स्कूटी थी, आपने एक का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि ब्लैक वाली मैं खरीदूंगी, मैंने कहा ठीक है खरीद लेना, लेकिन उसमें मिरर नहीं लगे हुए थे, आपने बोला मिरर लगा के देना तब मैं लूंगी, तो अभी मिरर नहीं लगे, अभी मिरर उस स्कूटी में नहीं लगे, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो इस केस में प्रॉपर्टी कब पास होगी? हाँ आइए पढ़ते हैं। कह रहा है टाइम व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर when the seller has done the goods in the deliverable state and the buyer notice therefor। यानी मैंने क्या बोला था आपको, ब्लैक वाली स्कूटी में कब दूंगा आपको? जब उसमें मैं दोनों मिरर लगवा दूंगा। जब तक मैंने मिरर नहीं लगवाया तब तक क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है? आंसर इज नो, है ना। कब होगा वो डिलीवरेबल स्टेट में? जब मैंने दोनों मिरर लगा दिए। क्या दोनों मिरर लगाते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? आंसर इज नो। कब होगी? जब मैं बायर को फोन करके बता दूंगा हेलो भाई जैसा तूने बोला था मैंने तेरी स्कूटी तैयार कर दी है, तू आके ले जा। क्लियर है? तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी बताइए? टाइम व्हेन द ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन द सेलर डन द गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट एंड द बायर नोटिस देयरफॉर। सही है, तो पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाना है और इसका नोटिस देना है किसको? बायर को। क्लियर है नहीं है? समझ में आया? तो दोनों केस समझ में आ गए, स्पेसिफिक गुड्स के केस में जब डिलीवरेबल स्टेट में होता है और जब डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होता। आगे चलें, आगे चलें बच्चा। देखिए कह रहा है अगला, अब अगला केस, ये सारे केस अलग अलग है, डन, तो अलग अलग समझना है इसको। कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर हैज टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस। असर्टेन लिखा है यहाँ पे ना, ये एक साथ है असर्टेन। अच्छा नोट्स में थोड़े थोड़े करेक्शन है वो मैं बताता हुआ चलूंगा, जानबूझ के डालें ताकि कोई किसी को मिल जाए तो वो कुछ समझ ना पाए। सही है, उसको हमारे दर्शन करने पड़े या वीडियो देखनी पड़े। सुनिएगा, ये जस्टिफिकेशन थी, एरर तो आपको पता है जानबूझ के तो डले नहीं होंगे। सुनिएगा क्या बोला मैंने, क्या बोला? थर्ड केस क्या है बताना? स्पेसिफिक गुड है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन अभी सेलर को उसका प्राइस निकालने के लिए कुछ करना है, तौलना होगा या ज्वेलर्स के पास ले जाना होगा। मेरे पास कोई सोने की घड़ी है, मैंने बोला लो आप खरीद लो, डन, लेकिन अभी उसका प्राइस क्या मैं बता दूंगा? नहीं। आज का क्या रेट चल रहा है सोने का, मैं जाऊंगा ज्वेलर्स के पास, मैं बोलूंगा उसका वैल्यूएशन करो, जब वो वैल्यूएशन कर देगा तब मैं आपको दे दूंगा। हाँ, अगर प्राइस आपने डिसाइड नहीं करा है लेकिन प्राइस के असर्टेनमेंट के लिए आपको कुछ करना है। देखो यहां लिखा है ना, सेलर हैज टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस। गुड्स कैसा था हमारा? डिलीवरेबल स्टेट में था, स्पेसिफिक गुड्स था, लेकिन अभी प्राइस उसका तय नहीं हुआ है और सेलर को कोई काम करना है उसके प्राइस को तय करने के लिए। तब क्या होगा? तब ऐसे केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? आइए देखते हैं। कह रहा है ownership transfer when the seller has done act to ascertain the price and buyer notice therefore। समझ में आया? आपने अब इसका वैल्यूएशन करा लिया, जैसे दीदी ने बोला कार थी कोई, कार का वैल्यू आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए, सेकंड हैंड आप बेचना चाह रहे हो, आपको पता नहीं था, तो आपने क्या बोला, भैया मैं वैल्यू लगवाऊंगा और जितनी वैल्यू जब लग जाएगी, लेट्स सपोज 5 लाख, जब वैल्यू ये लग जाएगी तब मैं आपको बोलूंगा कि मैंने वैल्यू लगवा ली है और आप लेके चले जाइए, डन। तो मैं जाऊंगा किसी आउटसाइडर के पास, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो वैल्यू निकाल के दे देगी और उस वैल्यू को निकालने के बाद मैं इसका नोटिस दे दूंगा किसको? बायर को, कि भैया देखो ये वैल्यू निकल के आई है, खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, यानी आपका गुड सब तैयार है, आप इतने पैसे दे जाइए और ले जाइए, डन। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो जाएगी? जब हम वैल्यू निकलवा लेंगे और उसका नोटिस किसको दे देंगे? बोलो, बायर को। समझ में आया?
कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, हर चीज हो रखी थी, बस प्राइस तय नहीं हुआ था। सही है, स्पेसिफिक गुड्स था, डिलीवरेबल स्टेट में भी था और कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका था, लेकिन कह रहा है कि कब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी मेरे बच्चे? जब वो प्राइस को असरटेन कर लेगा और इसका नोटिस किसको दे देगा? बायर को दे देगा। समझ में आया? समझ में आया? चलें आगे। आइए, स्पेसिफिक गुड्स समझ में आ गया आपके, आगे चलते हैं। अब अगली बात किसकी कर रहे हैं? अनअसर्टेन गुड्स की। किसकी? अनअसर्टेन गुड्स की। पहले तो ये बता दें अनअसर्टेन गुड क्या होता है। अनअसर्टेन गुड क्या होता है, प्लीज बता दें बच्चा लोग, प्लीज। कोई कोई भी। बॉक्सेस बोल दो आप। हम्म। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब। अनअसर्टेन गुड्स बताइए प्लीज। जो बल्क में होते हैं, जैसे मैंने चाइना से ऑर्डर मंगाया है कुछ, आप सब मेरे बायर हो, मैं फोन बेचता हूँ और जितने भी फोन मैं मंगाता हूँ वो चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। डन। मैंने चाइना से अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के फोन मंगाए हैं, वीवो का, सैमसंग का, आईफोन, ओप्पो का, जितने भी ब्रांड आती हैं सबका मैंने एक बॉक्स में मंगा लिया। तो वहां से ना बड़े बड़े कार्टून आते हैं, समझ में आया? बड़े बड़े आपने कंटेनर देखे होंगे, मूवी वूवी में देखे ही होंगे, पोर्ट पे होते हैं वो। तो उसके थ्रू माल आता है उस कंटेनर में। अब बॉक्स में बहुत सारे फोन रखे हुए हैं, कौन सा फोन किसके लिए है ये नहीं पता, तो वो सारा का सारा बॉक्स एक साथ रखा हुआ है, वो सारा का सारा बॉक्स एक साथ रखा हुआ है। लेकिन बायर्स ने मेरे को ऑर्डर दिए हुए हैं। बायर्स ने मेरे को क्या दिए हुए हैं? ऑर्डर। किसी ने बोला मेरे को 10 आईफोन दे देना, किसी ने बोला मेरे को 10 सैमसंग के फोन दे देना, किसी ने बोला 10 वीवो के फोन दे देना, है ना? तो सबने मेरे को बोला हुआ है। तो इस केस में ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी ये पढ़ना है। समझ में आया? आइए देखते हैं। कह रहा है ओनरशिप, जहां 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 ये HF लिखा है ना बेटा, ये ट्रांसफर है ना? HRF है ये, सही है। ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन द गुड्स आर असर्टेन एंड अनकंडीशनली appropriated by the seller for the buyer, for the buyer। क्या कहा? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब गुड्स क्या कर दिया जाएगा? अनअसर्टेन से क्या कर देंगे हम उसको? असर्टेन। अनअसर्टेन से क्या कर देंगे? असर्टेन। असर्टेन कब होगा वो? अनअसर्टेन से असर्टेन कब होगा वो? जैसे मेरे को मिहिर ने बोला था कि सर मेरे को 10 आईफोन दे देना, तो मैंने इसका वाला जो 10 आईफोन का पैकेट है वो एक बड़े वाले पैकेट में से निकाल के अलग से रख दिया। तो ये क्या हो गया? अब ये जो 10 आईफोन का बंच है अब वो क्या हो गया? अनअसर्टेन से असर्टेन हो गया। भैया ने बोला कि सर 10 गैलेक्सी भी निकाल देना, मैंने सैमसंग गैलेक्सी निकाल दिए 10 अलग से, तो वो भी क्या हो गए? असर्टेन हो गए। समझ में आया? बोलो, है ना? लेकिन जो मैंने ये असर्टेन करे हैं अपने गुड्स, वो कैसे करे हो? अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर फॉर दी बायर। उसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। बायर या तो खुद आके ले जा सकता है या आपने किसी एजेंट को भेज सकता है, वो एक पर्ची लेके आएगा जिसमें मैंने उन्हें ऑथराइज करा होगा कि ये आपका हो गया, मैंने अलग निकाल के रख दिया, वो पर्ची दिखाएगा और वो उठा के ले जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया? तो आप बताइए, अब अनअसर्टेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जब हम उसको असर्टेन बना दे, और सिर्फ असर्टेन नहीं बनाना, अनकंडीशनली क्या कर दे? एप्रोप्रिएट कर दे। किसके लिए? बायर के लिए। यानी मैंने क्या करा, अभी मैंने एक कार्टून, बड़े कार्टून में से जो 10 फोन निकाले, वो किस लिए निकाले? बस ऐसी साइड रखने के लिए मेरा मन कर रहा था? नहीं, मेरे बायर ने बोला था कि सर मेरे लिए अलग निकाल के रख देना, तो मैंने बायर के चॉइस के लिए, बायर के लिए वो 10 फोन निकाल के अलग रख दिए। समझ में आया? और अनकंडीशनली रखे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि बायर अगर कोई पैसे ना लेके आए तो नहीं देने, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। डन। मैंने बस बोला है ये सामान रखा हुआ है, कोई लेने आएगा, मिहिर नाम का बंदा, उसको दे देना। डन। तो मैंने क्या करा, सेलर ने बायर के लिए क्या कर दिया? उसे अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर दिया। तो बताइए कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होगी अनअसर्टेन गुड्स के केस में? बताइए। पहले उसे असर्टेन करना है प्लस अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करना है। दो की पॉइंट है, दो की वर्ड है, याद हो जाएंगे। पहले क्या करना है? असर्टेन करना है और फिर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करना है फॉर दी बायर। चलें आगे। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? बोलो बच्चों, क्लियर है?
चल सकते हैं? आइए आइए प्लीज। कह रहा है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये क्या होता है आपने पढ़ा है? गुड्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सर ने अकाउंट में पढ़ाया होगा आपको, पढ़ लिया? कंसाइनमेंट में होता है क्या ये? सेल्स ऑफ चैप्टर है अकाउंट्स में, तो पढ़ा था, इसमें कब एंट्री पास करते हो? पढ़ा नहीं है अभी? तो नहीं क्यों बोल रहे हो? कब करते हैं आप सेल, कब रिकॉग्नाइज करते हो अपने पास? अकाउंट्स में पढ़ा है नहीं पढ़ा पहले तो ये बता दो। पढ़ा है? तो आप कब करते हो अपने पास सेल रिकॉग्नाइज? जब बायर हाँ, जो टाइम दिया था वो टाइम खत्म हो गया, या उससे कोई सामने वाला बंदा खरीद के ले गया, हमने जिस कंसाइनी के पास उसको पहुंचाया है, हम उसके लिए कंसाइनर हो गए, हमने उसके पास रख दिया, हमने बोला भैया बिक जाएगा तो सही है, नहीं बिकेगा हम वापस उठा लेंगे। समझ में आया? आ रहा है या नहीं आ रहा? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस समझ में आ रहा है आपको? हम सेल कर देते हैं, सामान पहुंचा देते हैं सामने वाले के पास, लेकिन जब वो अप्रूवल मारता है तब हम उसको सेल मानते हैं। सही है? वो अप्रूवल कब मारता है? या तो जब उसका बिक जाता है आगे कस्टमर को, या फिर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, जो टाइम हम उसे देते हैं, किसी लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं ना, 3 महीने में नहीं बिका तो वापस कर देना। सही है? चले आइए, तो ऐसे केसेस में ध्यान से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी यहीं से बनेगी, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट से रिलेटेड वो यहीं से आएगा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ध्यान से पढ़ना है। डन? आइए, कह रहा है व्हेन द बायर सिग्निफाई हिज अप्रूवल देन द ओनरशिप ट्रांसफर ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? जब बायर फोन करके बोल देगा कि भैया आप 100 पीस रख के गए थे, उसमें से 50 मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो वो 50 की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अब एक सिनारियो समझना, हमने उसके पास कितने पीस रख दिए थे? 100। 100 में से 50 का अप्रूवल आ गया। सुनना ध्यान से, 100 में से कितने का अप्रूवल आ गया हमारे पास? 50 का। किसने दिया अप्रूवल? हमारे बायर ने, जिसके पास हम 100 पीस पटक के आ गए थे, उसने फोन करा सर 50 मैंने रिसीव कर लिए। सिर्फ वो एक्सेप्ट कर ले, कम्युनिकेट ना करे, सिर्फ वो एक्सेप्ट कर ले, कम्युनिकेट ना करे, तो ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी? आंसर इज नो। कब मानी जाएगी? एक्सेप्ट भी करा और सेलर को इस बारे में कम्युनिकेट भी करा, यानी हमें उसने फोन करके बताया कि भैया 50 मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब सुनिएगा, उसने जैसे ही फोन करा, उसके 2 मिनट बाद उसके गोदाम में आग लग गई। जैसे ही उसने फोन करा उसके 2 मिनट बाद क्या लग गई? आग लग गई, सारा गुड्स जल गया। अब बताइए उसका जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? 50 जो उसने एक्सेप्ट कर लिए उसका लॉस कौन बियर करेगा? बायर। और जो 50 बचे थे उसका लॉस कौन बियर करेगा? हम लोग। समझ में आया? तो ये सिग्निफिकेंस है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, कि रिस्क कौन बियर करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो 2 मिनट पहले अगर आग लगती, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले अगर आग लगती, तो लॉस कौन बियर करता पूरे 100 आइटम का? सेलर। हमें करना पड़ता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। चले, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। आइए, पहला हमने पढ़ लिया, पहला क्या पॉइंट था? जब बायर ने अप्रूव कर दिया और उसकी कम्युनिकेशन हमें बता दी अपनी एक्सेप्टेंस की। आगे चले, आगे देखिए। अब कह रहा है व्हेन द बायर डज सम एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन दैट इज द ओनरशिप ट्रांसफर ऑन एन अडॉप्शन ऑफ एक्ट। ये क्या होता है? हमने भैया, हम जूते के सप्लायर थे, हम किसके सप्लायर थे? शूज के, जूते के। हमने उसके पास 100 पेयर भेज दिए। कितने पेयर? 100 पेयर। सही है? कितने पेयर भेजे? 100 पेयर। 50 का तो उसने फोन करके अप्रूवल मांग लिया, तो 50 सेल आउट हो गए हमारे। बचे कितने? 50। उसके यहाँ किसी की शादी थी, उसमें से जितने भी 25 पीस थे, उसने वो 25 पीस रिटर्न गिफ्ट में सबको बांट दिए। आपका वाला 50 वहां पे रखा था, उसने क्या करा, जो बचा हुआ 50 है उसमें से 25 पीस रिटर्न गिफ्ट में सबको बांट दिए। ये उसने एक्ट जो करा, क्या इससे आपको ये नहीं लगता कि उसने अडॉप्ट कर लिया आपकी ट्रांजैक्शन को?
जो आपने माल भेजा था उसने उसे रख लिया, बेच दिया, अपना मान लिया, अपना मान के ही तो करा उसने, आप बताओ उसने किस हक से दिया सामने वाले को? हमने उसे बेचने का अधिकार दिया, उसने आपस में बांट लिया, तो उसने बेच ही दिया एक तरह से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो यही पॉइंट है, कह रहा है व्हेन द बायर डज सम एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग दी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमारे बायर ने क्या करा, रिटर्न गिफ्ट में सबको जूते बांट दिए, तो उसने क्या कर लिया, हमारी ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया। सही है, दैट इज या तो प्लेज कर दिया हो या ट्रांसफर कर दिया हो। ठीक है, कह रहा है ओनरशिप ट्रांसफर एंड अडॉप्शन ऑफ एक्ट। तो जैसे ही वो एक्ट कर देगा इस तरह का कोई भी, तो ओनरशिप उस केस में ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? पहला केस मैंने समझा दिया एग्जांपल से। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है प्लेज, प्लेज लिखा हुआ है ना एग्जांपल में, दिख रहा है आपको? प्लेज लिखा हुआ है, ये दिख रहा है? हाँ, तो इससे एक एग्जांपल बना लेते हैं, बहुत इजी है। हमने 100 पीस भेजे थे, 50 का ऊपर वाले पॉइंट में हमारे पास एक्सेप्टेंस आ गई थी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से, तो 50 तो बिक गए। बाकी कितने बचे? 50। उस 50 में से 25 को उसने कहीं पे गिरवी रख के पैसा उठा लिया। कितने को? जो बाकी के 50 बचे उसमें से 25 को कहीं गिरवी रख दिया और वहां से क्या उठा लिया? पैसा उठा लिया। तो क्या ये जो पैसा उठाने वाला एक्ट है ये भी अडॉप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं लगता आपको? हाँ जी, अडॉप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन लग रहा है कि तूने हमारा गुड भाई दे दिया, यानी कि तू अब वापस तो करेगा नहीं हमें, तूने उस पर, हाँ अडॉप्शन है। अडॉप्ट करना मतलब, अडॉप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट कर लेना। चलो अडॉप्शन है ये, सही है। सुनिएगा, तो उसने क्या करा, इस एक्ट से क्या बता दिया हमें? उसने क्या दर्शा दिया बेटा कि उसने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया ट्रांजैक्शन। क्लियर है, समझ में आया? आगे चले। तो इस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब बायर ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया हो जिससे ये हमें दिख रहा है कि उसने अडॉप्ट कर लिया ट्रांजैक्शन को। क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया। चले आइए आगे चले। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है, ये किस केस में पढ़ रहे हैं हम? सेल ऑन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में। केस स्टडी यहीं से बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो केस पढ़े, पहला क्या पढ़ा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब वो कम्युनिकेट कर देगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा, उसने कम्युनिकेट नहीं करा लेकिन उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो अडॉप्ट करने से हो जाएगा। सही है। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, व्हेन द बायर फेल्स टू, व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, सामान उसी के पास पड़ा हुआ है। देखिएगा आप, अब कह रहा है द टाइम फिक्स टू रिटर्न द गुड्स, लेकिन एक टाइम हमने फिक्स करा था जिसके तहत आपको वो सामान हमें वापस लौटाना है। कह रहा है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम। अरे सुनो ना, हमने ना उसके पास सामान भेज दिया था और हमने बोला था कि भैया 3 महीने दिए हैं हमने, 3 महीने में बेच लो जितना बेचना है और जो बचेगा वो हमें वापस कर देना। तो उसने क्या करा, 100 पीस में से 100 हमने भेजे थे, 100 में से उसने 75 बेच दिए, बचे 25, 25 अपने पास रखे हुए हैं। 3 महीने हो गए, 3 महीने एक्सपायर भी हो गए, उसी के पास पड़ा हुआ है। तो अब हमने कितना टाइम स्पेसिफाई करके भेजा था उसके पास माल, बताइए? 3 महीने, यानी कि हमने ये बोला था कि अगर नहीं बेच पाओ तो 3 महीने के अंदर अंदर हमें वापस कर देना, लेकिन उसने लौटाया नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम, ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम। आ रहा है समझ में? हाँ, तो सुनिएगा, आपने जो 100 पीस दिए उसमें से 75 उसने एक्सेप्ट कर लिए, 75 क्या कर लिए उसने? एक्सेप्ट कर लिए। 25 यहाँ पे थे और 3 महीने 10 दिन हो गए। कितना हो गया? 3 महीने 10 दिन हो गए और उसके बाद उसमें फायर ब्रोक डाउन हो गई, उसमें आग लग गई। तो रिस्क किसका होगा बताइए? हाँ, बायर का। पूरे के पूरे 100 पीस का जो रिस्क है वो किसका हो गया? बायर का। क्यों? क्योंकि 75 पहले एक्सेप्ट कर लिए थे और 25 एक्सेप्ट हो गए बाय द लैप्स ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? पक्का चल सकते हैं? देखिए आप कह रहे हैं, अब इधर देखना ध्यान से, कह रहा है इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स टू रिटर्न दी गुड्स। कह रहा है कोई टाइम फिक्स नहीं है, कह रहा है कोई टाइम फिक्स नहीं है रिटर्न करने के लिए गुड्स को। सही है। तो सुनिएगा, ओनरशिप हम ट्रांसफर मान लेंगे कब, बताना? ट्रांसफर लिखा है, कब मान लेंगे?
ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। तो वो गुड्स के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि भैया कब वो रीजनेबल टाइम बनेगा। जैसे मान लो आपका गुड्स ये है, आपका गुड्स ये है, तो इसके लिए रीजनेबल टाइम 6 महीना हो जाएगा, है ना। 6 महीने बाद नया मॉडल आई जाता है, ये पुराना हो जाता है ना। कोई सा भी आप कितना भी लेटेस्ट फोन ले लो, 6 महीने साल भर में वो पुराना हो जाता है। तो उसके लिए रीजनेबल टाइम 6 महीने या 1 साल हो गया कि भैया अगर इसमें आपने लौटा दिया तो सही है, वरना वो रीजनेबल टाइम जैसे ही एक्सपायर होगा हम ये मान लेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। सही है। आपके पास लोग कंसल्टेंसी लेने आएंगे कि भैया मेरा माल वहां रखा हुआ था वो जल गया, आप बताना रिस्क वो बियर करेगा मैं बियर करूंगा, क्या मैं केस फाइल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये आपको कंसल्टेंसी देनी होगी। फिर आप याद करोगे कि विकास सर ने मेरे को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया था, क्या उस हिसाब से रिस्क ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, वो ध्यान में रख के आप कंसल्टेंसी दे दोगे। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? चले समझ में आ गया गेम। आइए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए पढ़ के देखिए क्वेश्चन। पढ़े? तैयार हो? अब क्लियर क्लियर दिख रहा होगा, वो नीला नीला कम दिख रहा था, है ना। कलर बदलवाएंगे उसका। X डिलीवर सम गुड्स टू Y ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस फॉर 7 डे। क्या करा है? X ने कुछ गुड्स किसको भेजे हैं? Y को। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। किस बेसिस पे? बहुत बढ़िया। स्टेट द लीगल पोजीशन इन इन ईच लिखा है भैया, ये इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, यानी सारे अल्टरनेटिव केसेस हैं, तो आपको बताना है कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए पहला, सच गुड्स आर डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन द 3rd डे इटसेल्फ विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ वाई। क्या हुआ? कितने दिन के लिए भेजा था बताना? तीसरे ही दिन आग लग गई। कौन रिस्क बियर करेगा? हाँ, वाई की आवाज आ रही है मेरे को। कौन करेगा रिस्क बियर? एक्स वाले कितने हैं? वाई वाले कितने हैं? आंसर दे। वाई। क्यों? विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ वाई। क्यों करेगा? रीजन मांग रहा हूं। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। वाई होगा। क्यों? रीजन तो बताओ। सेल हो जाती है ना वहां पे तो, और उनकी रिटर्न पॉलिसी होती है वो। मैंने आपसे बस इतना सा आंसर पूछा, वाई क्यों? साइन करने हैं किसके? हैं? 1 मिनट। अगला देखो, कह रहा है सच गुड्स आर फर्दर डिलीवर्ड बाय वाई ऑन द 3rd डे इटसेल्फ टू जेड। क्या करा इस बार? क्या करा? वाई ने उस गुड्स को क्या कर दिया बच्चे? जेड को डिलीवर कर दिया। किस दिन करा है? तीसरे दिन, है ना। एंड देन जेड एंड बाय जेड टू ए ऑन द सिमिलर टर्म द गुड्स आर स्टोलन वाइल इन देन द कस्टडी ऑफ ए। जब वो ए की कस्टडी में था तो गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया। पहले बताओ केस समझे या नहीं समझे? केस समझे या नहीं समझे? क्या हुआ है? तीसरे दिन वाई ने वो गुड्स किसको दे दिया? जेड को। और जेड ने किसको दे दिया? ए को, सिमिलर टर्म पे ही। और फिर क्या हुआ? गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया। कहां से चोरी हुआ? ए के पास से। अब बताओ क्या होगा इसमें? रिस्क कौन बियर करेगा? हाँ, पक्का? पक्का? आ जाओ आंसर देख लो, ध्यान से देखना। कह रहा है एक्स कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम वाई बिकॉज द ओनरशिप पास टू वाई एज वाई अडॉप्ट द ट्रांजैक्शन बाय डिलीवरिंग द गुड्स टू दी जेड। ये तो समझ में आया। तो एक्स किससे लेगा लॉस? वाई से। एंड वाई कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम जेड बिकॉज द ओनरशिप हैज पास टू जेड एज जेड अडॉप्ट द ट्रांजैक्शन बाय डिलीवरिंग फ्रॉम ए, है ना, बिकॉज द ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड। तो जो वाई था, वाई के पास था, सुनना,
जो गुड्स था वो ए के पास से चोरी हो गया, तो ओवरऑल लॉस किसको बियर करना पड़ेगा लास्ट में? ए को करना पड़ेगा, जेड को करना पड़ेगा? हाँ, जेड को करना पड़ेगा। पूछो क्यों? जो आप ए बोल रहे थे ना, ए बियर नहीं करेगा। सुनना आप, ध्यान। हाँ, पहले आप सुन लो फिर आप क्वेश्चन रेज करना। सुनो, ये जो गुड्स था ये किसके पास से डिलीवर हुआ? वाई के पास। वाई ने किसको दे दिया? जेड को। और देन बाय जेड ने दे दिया ए को ऑन द सिमिलर टर्म। सिमिलर टर्म का मतलब क्या है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ही दिया है। जो दोबारा दिया उसने किसने दिया? जेड ने जो ए को दिया है वो भी किसके ऊपर दिया है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया है। ठीक। अब कह रहा है द गुड्स आर स्टोलन बाय इन द कस्टडी ऑफ ए। ए ने तो अडॉप्ट नहीं करी थी ट्रांजेक्शन, या कर ली? हाँ, ए ने ना एक्सेप्टेंस दी ना अडॉप्ट करी, किसी को ट्रांसफर करके ए के पास से चोरी हो गई। तो एक्स किससे लेगा? वाई से। वाई किससे लेगा? जेड से। और जेड किससे लेगा? किसी से नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी ऑनरशिप किसके पास है? जेड के पास। क्योंकि ट्रांजैक्शन ए ने ना तो अडॉप्ट करी और ना उसका एक्सेप्टेंस दिया। इस तरह की केस स्टडी बनेगी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? नेक्स्ट, ध्यान से। नेक्स्ट कह रहा है वाई नीदर रिटर्न और नॉर गिव द नोटिस ऑफ रिजेक्शन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे। 7 दिन एक्सपायर हो गए, ना तो उसने क्या करा? रिटर्न करा, और ना कोई एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का नोटिस दिया, है ना? कह रहा है गुड्स आर डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन द 8th डे। कौन बियर करेगा? वाई। सही है, आंसर देख लो। लिखा है वाई, वाई शैल बियर द लॉस बिकॉज ऑफ द ओनरशिप पास टू द बायर। अगला देखो, अगला देखो प्लीज। वाई रिटेन द गुड्स बट गिवन द नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 डे। 7 दिन के बाद उसने रिजेक्शन दिया है। कह रहा है गुड्स आर डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन द 8th डे। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, लॉस कौन बियर करेगा? एक्स करेगा। पक्का? पक्का? देखो, आंसर देख लो। एक्स क्यों करेगा? कह रहा है एक्स शैल बियर द लॉस बिकॉज द ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड। सुनना। हाँ, कह रहा है वाई रिटेन द गुड्स, दोबारा पढ़ रहा हूं देख लेना। वाई रिटेन द गुड्स बट गिवन द नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 डे। यानी 7वें दिन उन्होंने बोल दिया कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने रिजेक्ट कर दिया, आप उठा लो सामान। उसके बाद आग लग गई, तो लॉस किसका? एक्स का। समझ में आया? सबसे जो इंपॉर्टेंट केस था वो ये वाला था। आप प्लीज प्लीज इसको दिमाग में रखेंगे, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है सबका? हाँ, चलें आगे। चलें, मैंने बोला था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से बनेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर पे करना। सही है, आंसर्स नीचे वैसे दिए गए हैं, आंसर मत देखना, केस समझना और इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा, केस स्टडी आप कर पाओगे जब एग्जाम में आएगी तो। क्लियर है? ये होमवर्क है। चलो आगे चले। अब सुनना, सिग्निफिकेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सुनना, कह रहा है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का सिग्निफिकेंस क्या है, यही तो डिस्कस करा हमने। क्या है सिग्निफिकेंस, बताना। हाँ, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, इंपॉर्टेंस ये है कि रिस्क जो होता है वो फॉलो करता है किसको? ओनरशिप को, और ओनरशिप के साथ हमेशा रिस्क चलता है। तो जिसके पास ओनरशिप जाएगी रिस्क उसका हो जाएगा, यही इसका सिग्निफिकेंस है। समझ में आया? पढ़ दूं एक बारी, देखो। कह रहा है पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी implies द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सी हटा दिया, नोट द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जांपल वेयर द प्रिंसिपल सेंड द गुड्स टू हिज एजेंट, ही merely ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन एंड नॉट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। मेरे पास बेटा बहुत सारे फोन थे, मैंने आप सबको सेल एजेंट अपॉइंट कर लिया और मैंने आप सबको दे दिया कि आप जाके बेचो, तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर दी मैंने? क्या आपको मैंने ओनरशिप दे दी? नहीं, मैंने क्या करा है, आपको एजेंट अपॉइंट करके बस पोजीशन दिया है। तो क्या उससे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई? क्या गुड्स अगर टूट जाएगा फूट जाएगा तो रिस्क आपका हो जाएगा, आपकी सैलरी में से कट जाएगा?
कट जाएगा वो बात अलग है, लेकिन रिस्क आपका नहीं होगा। रिस्क कौन बियर करेगा? सेलर ही करेगा। समझ में आया? आगे आइए, कह रहा है द टाइम ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स डिसाइड्स वेरियस राइट एंड दी लाइबिलिटी ऑफ द सेलर एंड द बायर, thus if become thus it become very important to know the exact time of the transfer of ownership of the goods from the seller to the buyer. Answer the following question, ये आपको आंसर करना है। सही है? कौन बियर करता है रिस्क? हु कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द पार्टी एंड वेदर इज सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस है ये। ठीक है, सही है? तो नॉर्मली कौन रिस्क बियर करता है? बोलो बोलो, जो ऑनर होता है। हु कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द पार्टी? बोलो। हाँ, जो ओनर होता है वही एक्शन लेगा अगेंस्ट द पार्टी अगर कोई लेके जाता है सामान हमारा तो। और वेदर ए सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए स्यू कब कर सकता है? जब सेल हो जाए, जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए तभी तो सेल, जब सेल हो जाएगी, यानी अगर कोई सेलर है और कोई बायर है, यहाँ से ओनरशिप यहाँ पे आ जाएगी, तभी आप स्यू कर सकते हो इसको। किसके लिए? प्राइस के लिए। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? चल सकते हैं? बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं? आइए, अगला पॉइंट बहुत सिंपल है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। कह रहा है डज रिस्क प्राइमा फेसी पास विद द प्रॉपर्टी। पूछ रहा है आपसे क्या रिस्क प्रॉपर्टी के साथ पास ऑन हो जाता है? बताओ आप। प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी, ओनरशिप, क्या ओनरशिप के साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाता है? आंसर इज यस। देखो, द रिस्क मींस द लायबिलिटी टू बियर द लॉस if the goods are lost or damaged. The general rule is that the risk follow ownership. Risk and the ownership go together. It is the owner of the goods who has to bear the loss and not the person who merely has the possession of goods. तो मैंने इससे पहले जो एग्जांपल बनाया था जिसमें आप एजेंट बने थे, क्या उसमें आपका रिस्क हो जाएगा? नहीं, रिस्क किसका होता है? हमेशा ऑनर का। जो जो ऑनर बनता जाएगा रिस्क उसके पास पास ऑन होता चला जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? अरे बोलो। हाँ चलें, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, देखना। एक्सेप्शन टू दी जनरल रूल क्या है? रिस्क फॉलो ओनरशिप। जो ये जनरल रूल है इसका एक्सेप्शन कह रहा है, एक्सेप्शन आप जनरल रूल का बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे? कह रहा है एग्रीमेंट टू दी कंट्रेरी वेयर द पार्टी हैव मेड द एग्रीमेंट टू दी कंट्रेरी। आपने एग्रीमेंट में ही अगर लिख दिया कि भैया रिस्क किसका होगा? हमेशा बायर का होगा, या रिस्क हमेशा सेलर का होगा, तो रिस्क ऑनरशिप को फॉलो नहीं करेगा। तो रिस्क ऑनरशिप को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? तो अमेजोन वाला केस आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? कि वहां पे वो एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि 30 दिन का रिप्लेसमेंट है, तो 30 दिन का रिप्लेसमेंट आप दे सकते हो। समझ में आया नहीं आया? अगर मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और मैंने बोला कि रिस्क आपका ही रहेगा इन एनी केस, चाहे मैंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस दिया चाहे किसी भी तरह से दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि रिस्क हमेशा बायर बॉर्न करेगा, और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, तो हमेशा आप ही रिस्क को बॉर्न करोगे। फिर ये जनरल रूल नहीं लगेगा। ये जनरल रूल सिर्फ जनरल सेंस में लगेगा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि रिस्क हमेशा फॉलो करता है किसको? ओनरशिप को। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आ जाइए, एग्जाम्पल देख लीजिए। कह रहा है एक्स सोल्ड द गुड्स टू वाई with the term that the goods shall be sent by the railway during the transit. The goods shall be the property of the seller, but they shall be at the property of the seller. दोबारा लिख दिया है ना? प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर है, बट दे शैल बी एट द रिस्क ऑफ द बायर। क्या हुआ? एक्स ने कुछ गुड्स दिया वाई को और उसने बोला कि ये रेलवे से आएगा, लेकिन नॉर्मली जनरल रूल क्या बोलता है कि रिस्क किसका होगा? जो ओनर है दैट इज सेलर। अभी पहुंचा नहीं है तो कह रहा है लेकिन उसने ये स्पेसिफिकली लिख दिया कि दे शैल बी एट द रिस्क ऑफ द बायर। सही है? समझ में आया? तो उस केस में कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रांजिट गुड क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया। हियर द बाई हैव टू बियर द लॉस दो द ओनरशिप इज विद एक्स। क्या बोला? वाई को बियर करना पड़ेगा लॉस, हालांकि ओनरशिप किसके पास है? एक्स के पास। क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? क्योंकि एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया तो जिसका नाम वहां लिखा रहेगा उसको लॉस को बियर करना पड़ेगा, रिस्क उसका हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? पक्का?
पक्का पक्का, कोई डाउट? चले आइए, अब एक पॉइंट आ रहा है बेटा इसमें डिले डिलीवरी का, है ना। आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाने वाला हूँ, है ना, तो आप कृपया यहाँ तक का पेशेंस रखें, डिलीवरी नहीं पढ़ा रहा, है ना, सही है, बस ऑनरशिप तक का। चले, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। कितनी चिंता करता है तू मेरी। आ जाओ आ जाओ, बस 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 10 मिनट में हो जाएगा। चलो डिलीट, ये पढ़ा देता हूँ बस, ठीक है। मोड ऑफ रिजर्वेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम हैवी डिस्कशन करेंगे, इसमें हम हैवी डिस्कशन करेंगे, स्टडी मैट भी खोल के दिखाऊंगा। तो आज यहाँ तक ही पढ़ा देता हूँ, बस खुश, आ जाओ। सुनना, लेकिन प्रॉमिस करो कि होमवर्क और लर्न दोनों करके आओगे। होमवर्क भी करोगे इंग्लिश का और याद भी करोगे जितना पढ़ा दिया है। उस दिन मैं अच्छे से लूंगा, क्योंकि ओरल टेस्ट बुक से लूंगा मैं, बुक बुक उठा के फिर पूछूंगा, ठीक है। आ जाओ, कुछ कुछ गंदे बच्चे हैं ना, इसलिए पूरा बोलना पड़ता है। आ जाओ, वेयर द डिलीवरी हैज बिन, आ जाओ, वेयर द डिलीवरी हैज बिन डिले थ्रू द फॉल्ट ऑफ either of the buyer or seller of the party in fault have to bear the loss might not have occurred but for such fault it include retention of ownership with some condition, retention of right to sell the goods, है ना, और reservation of right of disposal। ये यार अलग ही पॉइंट है, ये नीचे से रिलेटेड है, ठीक है। तो कह रहा है, सुनना, डिले डिलीवरी के केस में बोलता है वेयर, कह रहा है जब डिलीवरी डिले होगी थ्रू द फॉल्ट ऑफ, या तो सेलर के द्वारा या बायर के द्वारा, कह रहा है पार्टी इन फॉल्ट हैज टू बियर दी लॉस। तो जो पार्टी इन फॉल्ट होगी, जिसकी वजह से डिलीवरी डिले हुई है, उसको उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। माइट नॉट हैव अकर्ड बट ऑफ सच फॉल्ट, चाहे वो लॉस रियल में कुछ लॉस चाहे ना हुआ हो, सामने वाला बंदा डैमेज मांग सकता है। कई बार ऐसे होता है ना, आप पिज्जा बुक कर देते हो, हमारे साथ हुआ था, मैंने आपको कहानी सुनाई भी होगी। हमने क्या करा, एक साथ 10 पिज्जा बुक कर दिए, एक ही जगह से कर दिए, बनाने में तो टाइम लगेगा। अब डोमिनोज बोलता है कि आधे घंटे में नॉर्मली कर देगा डिलीवरी, फ्री व्री का तो यहाँ पे सीन नहीं है, शुरू शुरू में चलाया था इन्होंने। लेकिन हमारा वो जो 10 पिज्जा का ऑर्डर था, वो लाया 3 घंटे बाद। जब तक भूख जिंदा रहेगी, 3 घंटे तक तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आपको भूख लग रही है, आपने कोई ऑर्डर करा, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम है। इसके बाद आप बर्दाश्त नहीं करोगे, कुछ और उठा के खा लोगे, है ना, बुक बुक खा जाओगे अपनी, सही है। तो वो लेट लाया, सुनना आप ध्यान से, मैं केस बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था, वो रियल केस है, हमारे साथ हुआ था। तो वो लेट लाया, बहुत मैंने मतलब हम लोगों ने पेशेंस दिखाया कि ना डांटे इसको, इसकी कोई गलती नहीं है, मैनेजर की गलती है, ना डांटे ना डांटे ना डांटे, फिर भी डांट दिया, क्योंकि वो तो डिलीवरी बॉय है, मैनेजर तो यहाँ तुम्हें देने आएगा नहीं। अब डिलीवरी बॉय को हम डांट रहे हैं, डिलीवरी बॉय से हम गुस्सा हो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भाई, तू लेके जा वापस, हमने तो खाना खा लिया, अब 3 घंटे बाद लाया तो। उसने फिर मैनेजर से बात कराई, मैनेजर ने बोला कि सर आप नेक्स्ट टाइम जब पिज्ज़ा मंगाओगे ना, तो 700 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अब उसने क्या करा, उसने क्या करा, डिले डिलीवरी का लॉस बियर कर लिया। समझ में आया क्यों करा? क्योंकि फॉल्ट उसका था। क्लियर है? सही है, चले आगे, चले। चले चले, हाँ आ जाओ, पढ़ा दूं, आ जाओ। सुनना, आप ध्यान से सुनना इसको, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। क्या मैं आपको ना ये अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ऊपर ऊपर से बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखना, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि जो मैं सेलर हूं, मैं अपना ना कुछ गुड्स आपको बेच रहा हूं, लेकिन मेरे को ना आप पे ये भरोसा नहीं है कि आप पैसे दोगे या नहीं दोगे। हो सकता है कि आपके साथ ट्रांजैक्शन पहली बार हो रही हो, तो मेरा गुड्स इस नेचर का है कि एक बार चला गया तो जल्दी से खराब हो जाता है, या मेरे को ये डर है कि आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, तो मैं क्या कर दूंगा, अपना राइट ऑफ डिस्पोजल क्या कर दूंगा मेरे बच्चे, रिजर्व कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर दूंगा।
और मैं अपने एजेंट को ये बोल के भेजूंगा आपके पास कि इसको सामान तभी दियो जब ये पैसे दे दे। समझ में आया? तो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि सेलर जो होता है वो अपने पास राइट रखता है कि वो जो ओनरशिप है तब तक ट्रांसफर नहीं करेगा आपको जब तक आप उसको पैसा या जो वो कंडीशन लगा रहा है उस कंडीशन को मेट आउट ना कर दो। समझ में आया? समझ में आया? देखो, कह रहा है राइट ऑफ द सेलर टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ये क्या है? सेलर का एक, ये क्या है मेरे बच्चे? सेलर का एक राइट है। अरे देखो ना क्या कह रहा है ये, राइट ऑफ द सेलर टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। तो ये सेलर का एक राइट है कि वो अपने गुड्स के ऊपर राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। कहने का मतलब है मैंने सामान यहां से आपको भेजा बिहार और मैं ये बोल दूं कि भैया रेलवे, उसकी रेलवे रिसीट होगी, कोई रेल की पर्ची होगी, रेल के थ्रू सामान जाएगा, और मैं वहां पे अपने एक एजेंट को बोल दूं कि भैया इसको सामान तब तक मत देना जब तक ये वहां पे पैसे ना देके जाए। तो मैंने क्या करा? राइट ऑफ जो डिस्पोजल है यानी मेरे गुड्स को डिस्पोज करने का, आपको देने का जो राइट है उसको अपने पास रिजर्व कर लिया। डन। तो कोई सेलर ऐसा कर सकता है, ये उसके पास राइट है। ठीक है, देखो, where there is a contract of sale of specific goods or where the goods are subsequently appropriated for the contract, the seller may reserve the right of the disposal of the goods until the certain condition are fulfilled। कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि जब तक ये पैसा ना देके जाए, जब तक ये वहां पे अपना गुड्स कैरेजेस ना लाए, क्योंकि हम इससे आगे डिलीवरी नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? जब तक ये रिसीव करने ना आए, जब तक मिस्टर एक्स को ना भेजे, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हो। देखना आप, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी बताना? राइट ऑफ डिस्पोजल के केस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी? जब वो कंडीशन फुलफिल कर देगा, पैसा दे देगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी। देखो, कह रहा है इन सच ए केस, देखो, इन सच ए केस द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, गुडविल नहीं है, गुड विल है, ये गुड विल नॉट, दिख रहा है आपको? कह रहा है इन सच ए केस द ओनरशिप ऑफ द गुड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द बायर until the condition imposed by the seller are fulfilled, even if the goods have already been delivered to the buyer and to the carrier or to the other bailey for the purpose of transmitting the same to the buyer। समझ में आया? तो ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल ना कर दे। हो सकता है कि हमने एजेंट के थ्रू भेजा हो, हो सकता है हमने किसी कैरियर वाले के थ्रू भेज दिया हो, हमने किसी ट्रक वाले को बोल दिया, लॉरी वाले को बोल दिया कि भैया तू ले जा, तू लेकिन इनको तब तक मत देना जब तक ये पैसा ना दे दें। समझ में आया? तो कह रहा है कि जब तक वो पैसा नहीं दे देगा, जब तक वो फुलफिल नहीं कर देगा कंडीशन, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। हालांकि गुड्स उसके पास डिलीवर हो गया, उसके सामने रखा हुआ है, लेकिन अगर कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। वो उस गुड्स को छू भी नहीं सकता तब तक। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, बस 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 इसके बाद यहां तक बस, एग्जाम्पल कल। ठीक है, कह रहा है अब रिजर्व करने का तरीका होता है, मोड ऑफ रिजर्वेशन, यानी हम कैसे अपने राइट को रिजर्व करेंगे, इसका क्या है? तरीका है। समझ में आ रहा है आपको? देखो, पहला कह रहा है सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द गुड्स ईदर कैसे? एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन इन द फॉलोइंग टू केसेस। द सेलर इज डीम्ड टू हैव रिजॉल्व द राइट। रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व है। ये माना जाएगा कि उसने क्या करा है? रिजर्व करा है राइट को। ठीक है, जब आपको नोट्स मिलेंगे करेक्ट होके मिलेंगे। डन। क्या बोला है बेटा? इन दो केसेस में ये माना जाएगा कि रिजर्व कर रखा है राइट, है ना? ये 2 है। सुनना, पहले क्या बोला कि रिजर्वेशन ऑफ राइट आप कैसे कर सकते हो? इसका तरीका है या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लीकेशन से, या तो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस। अगर एक्सप्रेस कर दिया बहुत अच्छी बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और इम्प्लाइड करा है तो इम्प्लाइड इन 2 कंडीशन में माना जाएगा। तो लॉ ने 2 कंडीशन दे दी कि इसमें हम ये मान के ही चल रहे हैं कि उस बंदे ने, सेलर ने अपना राइट क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। देखिए, पहली क्या है? इन केस ऑफ द गुड्स डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और इज एजेंट। कह रहा है गुड्स को जो डिलीवर करा जाएगा वो किसके ऑर्डर पे करा जाएगा? मेरे या मेरे किसी एजेंट के। जब तक मैं या मेरा एजेंट नहीं बोलेगा डिलीवरी देने के लिए, तब तक डिलीवरी नहीं होगी। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी है कि गुड्स डिलीवर कब होगा? मेरे बोलने पे, मेरे ऑर्डर पे, या फिर मेरे किसी एजेंट के ऑर्डर पे। तो ये माना जाएगा कि मैंने क्या करा है? अपने राइट को, राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या करा है? रिजर्व करा है। सेलर तब तक नहीं ले जाएगा जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, और मैं ऑर्डर कब दूंगा? जब वो कंडीशन को फुलफिल कर देगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर द गुड्स आर शिप्ड, ध्यान से, गुड्स आर शिप्ड डिलीवर्ड टू ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कैरेज एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट द
द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। और मैंने क्या करा है, जो सुनिएगा, जो रेलवे रिसीट है वो किसके ऑर्डर पे जा रही है, सेलर के या उसके एजेंट के। मैंने बोला कि बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट वो टोकन होता है जिससे वो वहां से गुड्स छुड़ा सकता है। समझ में आया? एक पर्ची होती है, पर्ची को लेके जाओगे दिखाओगे तो वो गुड्स रेलवे वाले आपको दे देंगे। तो मैंने बोला कि रेलवे रिसीट मैंने किसके नाम पे कटवाई, सेलर के नाम पे या फिर अपने किसी एजेंट, सेलर के किसी एजेंट के नाम पे। तो ये तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सेलर अपने पास रखना चाह रहा है राइट। अगर वो सीधा रेलवे रिसीट बायर के नाम पे कटवा देता तो आप ये बोलते कि उसने राइट रिजर्व करा है, नहीं, क्योंकि तब तो बायर जाके सीधा उठा लेगा सामान। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? उसने रेलवे रिसीट किसके नाम पे कटवाई है, अपने नाम पे या अपने किसी एजेंट के नाम पे। तो आप ये बोलोगे कि इस केस में हम ये माना जाएगा, इट इज डीम्ड, इट इज इम्प्लाइड बाय द लॉ कि उसने जो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल है उसको क्या करा है मेरे बच्चे, रिजर्व करा है। समझ में आया? सही है। तो यहाँ पे क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ डिस्पोजल हमने रिजर्व करा है, तो ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, इतना आप स्टडी मैट से पढ़ के आओगे और हम लास्ट क्लास में आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा और इंग्लिश का भी होमवर्क आप करके लाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।